हाइस्ट मूवीज़ और थीफ मूवीज़ हमेशा से ही लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर रही है। इट ब्रिंग्स अ ब्लेंड ऑफ ड्रामा एंड थ्रिल। आजकल भी नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ मनी हाइस्ट ने अपनी जगह लोगों के दिल में बखूबी बना रखी है। तो जब बात हो ही रही है इन मूवीज़ की, तो आइए जानते हैं कौन सी वो वर्ल्ड की टॉप 20 हाइस्ट मूवीज़ हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं निशी तनवर बॉलीग्राड स्टूडियोज से और आप सभी को बताती हूं टॉप 20 वर्ल्ड की हाइस्ट मूवीज़। पहली मैं शुरुआत करूंगी द किलिंग से। 1956 में रिलीज हुई ये स्टाइलिश हॉलीवुड ड्रामा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट हाइस्ट मूवीज में से एक है। इसको डायरेक्ट किया था अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने एंड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स बी हैरिस। ये फिल्म बेस्ड है नॉवल क्लीन ब्रेक पर, जो कि लायनल वाइट ने लिखी है, अ फेमस क्राइम नॉवेलिस्ट जिनकी कई बुक्स को फिल्म्स में कन्वर्ट किया गया है। लीड कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म जॉनी क्ले इज अ वेटरन क्रिमिनल जो कि एक लास्ट हाइस्ट यानी रॉबरी प्लान करता है बिफोर ही गेट्स मैरिड टू फे। His plans are to steal money from the money counter of a racetrack, which can be around $2 million. He recruits a sharpshooter, a crooked police officer, a bartender and a betting teller. बट उस betting teller की वाइफ इन सब में अपने प्लॉट एंड प्लान के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, which make this plan a failure. After spending 5 years in Alcatraz, he tries for such crimes with the intention of taking a risk worth a high punishment. हालांकि इस मूवी का प्लॉट सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसकी रेटिंग्स भी अच्छे गई हैं, बट इट फेल्ड टू हैव अ गुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ड्यू टू इट्स इम्प्रॉपर रिलीज अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट। अगली मूवी की बात करें तो वो है बॉनी एंड क्लाइड। बॉनी एंड क्लाइड 1967 की एक अमेरिकन बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म है जिसको अमेरिकन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर्थर पेन ने डायरेक्ट किया है। इसको न्यू हॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म में से एक माना जाता है एंड ऑल्सो नोन टू बी अ लैंडमार्क फिल्म। It romanticized the doomed love of the outsiders who were fighting against the system. Bonnie Parker and Clyde Barrow are the two main characters of this film, which are played by actors Faye Dunaway and Warren Beatty. फिल्म में बॉनी और क्लाइड बैंक रॉबरी को अंजाम देते हैं विद नो सच रीजंस और इंटेंशंस। दे जस्ट डू इट फॉर फन with a thought that it would probably make them come under some limelight. Though the plot may sound blank, but इस फिल्म ने सक्सेस काफ़ी किया था। It also got Academy Award for the Best Supporting Actress and Best Cinematography. It was also one of the first 100 films that was selected for preservation in the United States National Film Registry. इस फिल्म को कल्चरली, हिस्टोरिकली एंड एथिकली सिग्निफिकेंट कहा गया था एंड ऑल्सो इट्स सक्सेस प्रॉम्प्टेड द अदर फिल्म मेकर्स अ वे टू प्रेजेंट सेक्स एंड वायलेंस इन देयर फिल्म्स। इसकी एंडिंग इतनी वायलेंट एंड रियलिस्टिक थी कि उसको वन ऑफ द ब्लडीएस्ट डेथ सीन्स माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। अगली मूवी है रफीफी। रफीफी इज़ अ 1955 फिल्म जिसको डायरेक्ट किया था अमेरिकन डायरेक्टर जूल्स डेसन ने एंड इट वॉज बेस्ड ऑन ऑगस्टे ली ब्रैटन्स नॉवल। ये फ्रेंच थ्रिलर फीचर करता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिनेमैटिक सीक्वेंसेस। इट्स अ होल 30 minutes ऑफ अ सीन वेयर हुड्स स्टील द गुड और उसमें कोई डायलॉग या म्यूजिक नहीं है। इसमें एक फोरसम गैंग को फीचर किया गया है जो कि एक बर्गलरी प्लान करती है ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव ज्वेल शॉप, जिसको एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जूल्स डेसन एक्चुअली में एक हॉलीवुड डायरेक्टर था हु वाज ब्लैक लिस्टेड एंड आफ्टर दिस उन्होंने फ्रांस में वर्क करना स्टार्ट किया वेयर ही डायरेक्टेड दिस मास्टरपीस। ही ऑल्सो रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट द 1955 कांस फिल्म फेस्टिवल। साथ ही इस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू में बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगली मूवी है ओशियंस 11। 2001 में आई ये अमेरिकन हाइस्ट फिल्म इज अ रीमेक ऑफ 1960 फिल्म विच वॉज ऑफ द सेम नेम ओशियंस 11। In this film, the main leads plan a robbery worth $150 million from the owner of a casino. ये फिल्म 2001 की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही जिसने बॉक्स ऑफिस के साथ क्रिटिक्स के रिव्यूज़ में भी सक्सेस कैप्चर किया। इसके सीक्वल्स भी आए नेम्ड एज ओशियंस 12, ओशियंस 13 एंड ओशियंस 8। इसको डायरेक्ट किया था स्टीवन सोडरबर्ग ने जिसमें काफ़ी अच्छी कास्ट भी ली गई थी सच एज ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी, जूलिया रॉबर्ट्स। अगली मूवी है इंसेप्शन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स मेड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स एवर, क्रिस्टोफर नोलान। 2010 में आई इस साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म का मेन प्लॉट था अबाउट अ प्रोफेशनल थीफ
actually steals information by targeting the subconscious minds of people. The main lead is played by Leonardo DiCaprio, who is offered a change to get his criminal history erased as a payment to his target's subconscious. Inception is said to be one of the best movies of Christopher Nolan, as this film was the fourth highest grossing film in 2010. Inception को कई awards मिले थे, including the Academy Awards and its nominations. It was awarded for its screenplay, cast, themes, visual effects, direction and musical score. अगली मूवी है फास्ट 5। 2011 में आई इस अमेरिकन हाइस्ट एक्शन फिल्म को डायरेक्ट किया था जस्टिन लिन ने, which is known as the fifth installment of the Fast and Furious film franchise. In this film, a trio plans for a heist of $100 million from a corrupt businessman while being pursued for arrest by an agent of US Diplomatic Security Service. इस फिल्म में the highest paid actor Dwayne Johnson को कास्ट किया गया था, who received a special praise for his performance. साथ ही ये 2011 की 7th highest grossing फिल्म रही है. अगली मूवी है इनसाइड मैन। इनसाइड मैन 2006 में रिलीज हुई थी, विच इज़ अ हाइस्ट थ्रिलर बाय इट्स जॉनर, जिसको डायरेक्ट किया था अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर स्पाइक ली ने। ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ डिटेक्टिव हु मैशेस हिज विट्स विद अ कनिंग बैंक रॉबर, जो कि इस हाइस्ट को प्लान करता है। इसमें आगे एंट्री होती है एक मिस्टीरियस पावर ब्रोकर की, हु हैज़ अ हिडन एजेंडा। It was a film which received average ratings with no high records as such. Next है The Italian Job। 2003 में आई ये अमेरिकन हाइस्ट एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया है एफ गैरी ग्रे ने। ये अमेरिकन फिल्म रीमेक है 1969 में आई ब्रिटिश फिल्म का विद द सेम नेम। नाम भले ही सेम हो, लेकिन दोनों के प्लॉट और स्टोरी अलग अलग हैं। इस अमेरिकन फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड अ ग्रुप ऑफ थीव्स हु एक्चुअली ट्राई टू स्टील गोल्ड फ्रॉम अ फॉर्मर एसोसिएट हु डबल क्रॉस देम। अगली मूवी है थ्री किंग्स। थ्री किंग्स 1999 में आई थी, जो कि एक वॉर कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था डेविड ओ रुसेल ने। It was written by John Ridley. Its plot tells us the story of 4 American soldiers जो कि गोल्ड हाइस्ट करते हैं। That takes place during 1991 इराकी सिविल वॉर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसने $107 मिलियन अर्न किए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट its budget was just $48 मिलियन। प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को शूट किया गया था इन द डेजर्ट्स ऑफ कासा ग्रैंड, एरिजोना, कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा रोल्स रियल इराकी रिफ्यूजीज़ ने प्ले किए थे। अगली मूवी की बात करें तो वो है हीट। 1995 में आई ये अमेरिकन क्राइम फिल्म में एक्चुअली कोई एक क्राइम नहीं है। इट हैज़ सेवरल हाइस्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन काउंटलेस स्कीम्स विच इज़ डायरेक्टेड बाय माइकल मैन। इट सेज द स्टोरी ऑफ मास्टर क्रिमिनल जो कि अपने एक डिसऑनेस्ट मैन हु इज़ द वन अमंग्स हिज टीम, उसके एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और साथ ही रिटायर होने से पहले एक बड़ी हाइस्ट की प्लानिंग भी करता है। बिसाइड्स दिस मैन इज सर्च बाय द लेफ्टिनेंट हाना इन ऑर्डर टू कैच हिम। Next is Bottle Rocket. Bottle Rocket is an American crime comedy film which came in 1996, directed by Wes Anderson. ये स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की हु आर एक्चुअली थीव्स, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। द फैमिली इज बेस्ड ऑन 1994 शॉर्ट फिल्म विद द सेम नेम। दो इस फिल्म ने कॉमर्शियल सक्सेस तो नहीं गेन किया, बट एंडरसन के करियर को एक नई शुरुआत ज़रूर दी है। नेक्स्ट मूवी है पॉइंट ब्रेक। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर कैथरीन बिगेलो ने इस पॉइंट ब्रेक को डायरेक्ट किया था, विच रिलीज्ड इन 1991. In this American action crime film, FBI undercover agent jumps in a gang of thieves and they together rob a bank wearing masks of ex-presidents. इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे बाय द क्रिटिक्स। अगली मूवी है द बैंक जॉब। 2008 में आई हाइस्ट थ्रिलर फिल्म was directed by Roger Donaldson. It's based on the 1971 Baker Street robbery which took place in central London, जहाँ से चोरी हुए पैसे एंड बाकी वैल्यूएबल्स को कभी ढूंढा ही नहीं जा सका। इसको इसकी कास्ट और डायरेक्शन के लिए काफ़ी तारीफ़ें मिली थी। Next is Lock, Stock and Two Smoking Barrels. This film came up in 1998, which is a British crime comedy and is directed by Guy Ritchie. ये स्टोरी है एक कार्ड शार्प की, यानी कि प्रोफेशनल पोकर प्लेयर हु यूजेस हिज कार्ड्स टू वॉन।
That young self-confident boy loses 5 lakh pounds to a powerful crime lord. उसके debts चुकाने के लिए that card sharp plans a robbery of a small gang. Next is Die Hard movie. Released in 1988, this American action film was directed by John McTiernan. Die Hard is all about the story of an off-duty New York Department police officer जो कि लॉस एंजलिस के skyscraper में पकड़ी जाती है on the Christmas Eve during a heist which is led by a criminal. This film is considered to be one of the best action films and also one of the best Christmas themed films. Moreover, in 2017, it was preserved in the United States National Film Registry. Next is A Fish Called Wanda. 1988 में आई इस कॉमेडी हाइस्ट फिल्म को डायरेक्ट किया था चार्ल्स क्राइटन ने. It was written by John Cleese. In this film, a wealthy thief, his American girlfriend, and animal lover, and a nature rob a load of diamonds. It was nominated for Best Director, Best Screenplay, and won the Best Supporting Actor in Academy Awards. Next movie is Reservoir Dogs. Reservoir Dogs came in 1992 as an American independent crime film who was directed by Quentin Tarantino. In this film, a group of main cast who are diamond thieves plan a heist of a jewel shop, but unfortunately it goes in vain and rather turn out to be troubling. Next is Dog Day Afternoon. 1975 में रिलीज हुई इस अमेरिकन बायोग्राफिकल नियो नोआर क्राइम ड्रामा फिल्म को डायरेक्ट किया है सिडनी ल्यूमेट ने. It is inspired by a 1972 Life magazine article, The Boys in the Bank. Like most other heist films, इसमें भी एक बैंक रॉबरी ही दिखाई गई है. This film was nominated for 6 Academy and 7 Golden Globe Awards. साथ में ही Best Original Screenplay के लिए भी Academy Award मिला है. Next is Bad Santa 2. Released in 2016, this Christmas black comedy film is directed by Mark Waters and written by Shauna Cross. It's a sequel of Bad Santa. The plot is about two people who dress as a Santa and an elf to rob a Chicago charity on the evening of Christmas. Ronin 1998 में इस अमेरिकन एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया था जॉन फ्रैंक हैमर ने and was written by John David and David Mamet. The plot of this film revolves around a team of former special operatives who are hired to steal a mysterious briefcase while navigating a maze of shifting loyalties. इसका प्रीमियर हुआ था 1998 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में. अगर हम बंटी और बबली को इंडिया का अपना ओरिजिनल मनी हाइस्ट कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा. 2005 में आई अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की ये फिल्म आज भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉन कॉमेडीज में से एक है. जहाँ 2005 में कॉमेडी फिल्म्स जैसे अक्षय और जॉन इब्राहिम की गरम मसाला, सलमान और अनिल कपूर की नो एंट्री बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, उसी साल रिलीज हुई बंटी और बबली वो सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस और साथ ही फिल्म ने 35 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से अब मेकर्स 15 साल बाद इसका सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं. In the film, Abhishek plays Rakesh Trivedi, who lives in a small town, Fursatganj, with his small town mentality parents. So when his ticket collector father, played by Raj Babbar, insists him to go for railways interview to settle for a 9 to 5 monotonous life, तो राकेश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और घर से भाग जाता है. In this journey, he is joined by Rani, who plays Vimmi Saluja, who perfects the small town admirer of Kareena Kapoor's Pooh from कभी खुशी कभी गम. जो उनकी ओपनिंग लाइन अगर अपनी सुंदरता की पूजा करना पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूँ से साफ क्लियर हो जाता है. लाइक एनी अदर गर्ल ग्रोइंग अप विद अ हेल्दी डोज ऑफ बॉलीवुड एस्पिरेशंस, विमी का ड्रीम भी यही है. She wants to go from being the person who wears cheap clothes inspired by her favorite actresses to being the celebrity whose clothes gets replicated by the umpteen tailoring shops across India. Her parents, on the other hand, neglects her dreams of becoming Miss India by demanding she becomes Mrs. to a head clerk in Pankhi Nagar. Naturally, she responds by fleeing. दोनों मिलते हैं एक ट्रेन में जहाँ से उनकी लड़ाई शुरू होती है उस सिस्टम और लोगों से जहाँ छोटे शहर के लोगों के सपने की कोई अहमियत नहीं होती. ये कहना गलत नहीं होगा, बंटी और बबली was also one of the first few
mainstream films talked on growing aspirations, claustrophobia and frustrations जो countless youths from small towns को face करनी पड़ती है। बंटी और बबली की जोड़ी जल्द ही फेमस हो जाती है फॉर स्कैम्स अक्रॉस द कंट्री। दे गेट अवे विद ऑलमोस्ट एवरी स्कैम irrespective of how illogical or convenient it might seem. The best fraud is where the duo acting as tourism minister Fool Sakhiji and her clerk give the Taj Mahal on the 5-year lease to the 7th richest man in the world whose fiancée wants to get married at the monument or $250 million बंटी और बबली की जेब में। शेख और रानी की केमिस्ट्री जो कि बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होती है, उसकी वजह से फिल्म के अनरियलिस्टिक लूप होल्स कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। जैसे बच्चन्स पोर्ट्रेयल ऑफ दशरथ सिंह द मल्टी एक्सेंटेड कॉप जो मिक्स ऑफ हरियाणवी, बिहारी एंड इलाहाबादी में बात करता है, कैसे सिंगल हैंडेडली इन 2 बड़े चोरों को पकड़ने आता है, ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। फिल्म का एंड कंप्लीट बॉलीवुड स्टाइल में है। द टेल ऑफ 2 ड्रीमर्स जो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते एंड दे प्रॉमिस टू रीअपियर अगेन। हाउ दे डू ऑल ऑफ दिस इज सीरियसली द स्टफ लेजेंड्स आर मेड ऑफ। आइए आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं और ये फिल्म कैसे एक सिंपल कॉमेडी के बाद भी कंट्रोवर्सीज में आई। क्या आप जानते हैं हीरो ऑफ द फिल्म अभिषेक बच्चन वॉज नेवर द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म मेकर्स। यशराज फिल्म्स के लिए इस मूवी की सबसे पहली चॉइस थे ऋतिक रोशन। पर फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे कि बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद ऋतिक वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। हालांकि धूम 2 जो इस फिल्म के अगले साल ही रिलीज़ हुई, ऋतिक हमें एक कमाल के हैंडसम और शार्प चोर के रूप में नजर आए, जिसे लोग आज भी उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में काउंट करते हैं। इंटरेस्टिंगली अभिषेक का नंबर ऋतिक के फिल्म मना करने के बाद भी नहीं आया। सैफ अली खान एंड आफ्ताब शिवदासनी वर ऑल्सो कंसीडर्ड फॉर द रोल ऑफ बंटी, आफ्टर विच ओनली मेकर्स डिसाइडेड टू सेटल विद अभिषेक बच्चन। और ये फिल्म बाप बेटे अमिताभ और अभिषेक की पहली फिल्म थी जिसमें वो साथ नजर आए। और ना सिर्फ इनकी ये पहली फिल्म है जहां हमें ऐश्वर्या भी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन दोनों बच्चन के साथ नजर आई, जिसकी वजह से कजरारे कजरारे को बच्चन फैमिली सॉन्ग भी कहा जाने लगा। जैसा कहते हैं ना कि सब किस्मत का खेल है, इस फिल्म के सीक्वल में हमें सैफ अली खान बंटी के रोल में नजर आएंगे। 2004 में आई हम तुम के बाद फैंस रानी और सैफ की जोड़ी के दीवाने से हो गए थे। इस जोड़ी ने 2007 में लास्ट तारा रंपम में साथ ऑन स्क्रीन देखा गया था, जिसके कुछ साल बाद ही रानी ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था। ऑल्दो अभिषेक और रानी को ओरिजिनल फिल्म की सिजलिंग केमिस्ट्री में फैंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और इसके बाद हमने दोनों को कई फिल्म्स जैसे कभी अलविदा ना कहना में भी ऑन स्क्रीन कपल के रोल में देखा था। सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, सोर्सेज की माने तो ऐश्वर्या भी पॉपुलर डांस नंबर कजरारे के लिए यशराज बैनर की पहली पसंद नहीं थी। Makers wanted to cast Sushmita Sen, who was then busy with her other films and wasn't available. The Aishwarya Rai Kajrare track was a take of Rekha from the film Mukaddar Ka Sikandar in the song Salame Ishq. And इसी गाने के लिए Alisha Chennai received Filmfare for the Best Playback Singer, while Vaibhavi Merchant received Best Choreography Award for the same song. क्या आप जानते हैं कि कजरारे ना सिर्फ एक पॉपुलर सॉन्ग है बट ऑल्सो इट रेज्ड फंड्स फॉर द सुनामी विक्टिम्स। जी हाँ, इसका खुलासा करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक रिकॉल्ड हाउ ही हैड स्पेंट हिज बर्थडे शूटिंग फॉर कजरारे विद ऐश्वर्या एंड अमिताभ। ही ऑल्सो टोल्ड द स्टोरी बिहाइंड शेयरिंग द स्टेज विद हिज फादर फॉर हिज फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर। The performance happened 16 years ago and it was a fundraiser for tsunami victims. इस मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जहां हमें अभिषेक में पिता अमिताभ बच्चन की झलक नजर आती है। थ्रू आउट द फिल्म अभिषेक बच्चन ट्राइज टू recreate iconic roles from his father's different movies. For example, he tries to act like Amitabh Bachchan from Agnipath in the scene where he goes on to con hotel owner in Mussoorie. Not only his father, he also appears in Rishi Kapoor getup from Amitabh Bachchan's super hit Amar Akbar Anthem. Also, almost all the songs playing in the background throughout the movie are from Amitabh Bachchan movies. इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म का प्रमोशन भी काफ़ी अलग तरीके से किया गया था।
As part of an advertising campaign for the film, Bunty and Bubbly was seen broadcasting the news on the Hindi news channel NDTV. अगला सेंसेशन बना फिल्म से रानी का ड्रेसिंग स्टाइल, जहां एक्ट्रेस के कॉस्ट्यूम्स पर फिल्म्स में जनरली काफ़ी खर्चा होता है। रानीज पटियाला सूट दैट शी वोर थ्रू आउट द फिल्म, और ये एक ट्रेंड सेटर बन गया। इन वन ऑफ द सीक्वेंसेस डिड यू नोटिस फिल्म में रानी मुखर्जी जो बबली का रोल प्ले करती हैं, वो एक सीन में मोना सिंह का फेमस टीवी शो जस्सी जैसी कोई नहीं का लुक कॉपी करती नजर आई हैं विद बिग ब्लैक ग्लासेस। Since seriously injuring Amitabh Bachchan and Coolie, this was the first time in 20 years Puneet Issar appeared in the same film as Amitabh Bachchan, even though they didn't have any scenes together. क्या आप जानते हैं बंटी और बबली एक लाइट कॉमेडी फिल्म होने के बाद भी कंट्रोवर्सीज में क्यों आई? हिंदू रिलीजियस ग्रुप क्रांति शिवसेना अपोज्ड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी wearing a saffron robe, which the group's president Varun Singh claimed was offensive, और इनका कहना था कि ये उनके धर्म को नीचे दिखाती है। However, the director denied that there was no such religious activity in the feature film, which could invite the wrath of any political outfit and trigger social or communal tension. जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग आगरा में हुई है, और due to violations of Supreme Court laws which state that no vehicles or smoke polluting devices are to come within 500 meters of Taj Mahal by the unit of Shad Ali, the director of the film, the district magistrate and senior superintendent of the police of Agra have been issued notices by the civil judge Shahid Raza. फिल्म को नोटिस तो मिला पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। फैंस बेसब्री से इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के सीक्वल का शूट मार्च में खत्म हो गया था। द सीक्वल विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस गली बॉय एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एज द न्यू बंटी, एज द कैरेक्टर ऑफ बबली विल बी प्लेड बाय शर्वरी। 9 to 5 की बोरिंग डेस्क जॉब हो या फिर वही पुराने घर के काम, ऐसी मोनोटोनस लाइफ में एक चीज़ है जो हमें एकदम हाई ऑन जोश कर देती है, और वो है एक एड्रेनलिन रशिंग स्टोरी। और एड्रेनलिन को एकदम पीक पर पहुंचाने का काम हाइस्ट फिल्म से ज़्यादा अच्छे से कौन कर सकता है। हाइस्ट फिल्म्स तो इंडियंस की एक रेड चटनी है मोमोज के साथ, जो कि सबको पसंद ही होती है, और इंडिया में अक्सर रॉबरीज पर फिल्म्स बनती ही रहती हैं। हाँ, हॉलीवुड की बात अलग है, लेकिन बॉलीवुड इज़ ऑन दैट वे। इसीलिए 15 साल बाद भी हिट फिल्म बंटी और बबली का सीक्वल आ रहा है, और जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है। तो आइए बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी हाइस्ट फिल्म्स की। असली पावर दिल में होती है। याद है वो सीन जब अक्षय कुमार ने सीबीआई के न्यू रिक्रूट्स को ये दमदार लाइन बोली थी? कुछ याद आया? अगर नहीं तो ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि 2013 में आई अक्षय कुमार की मूवी स्पेशल 26 है। 1987 की ओपेरा हाउस से इंस्पायर्ड इस मूवी में हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो पहले ना कभी देखा, और हमने देख के मज़ा भी खूब लिया। स्पेशल 26 के बाद अगली फिल्म भी अक्षय कुमार ने मेन रोल में प्ले की थी। उसके साथ साथ इस मूवी में अमिताभ बच्चन, परेश रावल और अर्जुन रामपाल भी मेन रोल्स में थे। ये मूवी है विपुल अमृत लाल शाह डायरेक्टेड आंखें। 3 अंधे लोगों का एक बैंक रोबरी के लिए हायर और फिर ट्रेन करना इस मूवी में एक इंटरेस्टिंग हाइस्ट फिल्म के सारे एलिमेंट्स हैं। दर्शकों ने भी इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया। अब चोरियों की बात हो और धूम सीरीज की रॉबरीज को भूल जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। सुपर कॉप जय दीक्षित और उनके असिस्टेंट अली के एडवेंचर्स को देश भर में बहुत पसंद किया गया है, लेकिन पूरी धूम फ्रेंचाइज की यूएसपी है उसकी रॉबरीज जो एकदम अनयूजुअल तरीके से होती हैं। फिर चाहे वो जॉन इब्राहिम की गोवन हाइस्ट हो, या ऋतिक रोशन की रियो डी जनेरियो की चोरी, या फिर आमिर का डबल रोल, हर धूम मूवी में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला है। और बेस्ट पार्ट ये है कि एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर्स पे अच्छा खासा ध्यान भी दिया जाता है। अगली फिल्म है 2005 में रिलीज हुई ब्लफ मास्टर, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक ऐसा कॉनमैन का रोल प्ले किया है जो सबको कॉन करता है, इवन हिज गर्लफ्रेंड जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा ने प्ले किया है। ये मूवी 2005 की सबसे हिट मूवीज में से एक थी। ब्लफबस्टर की स्टोरी लाइन अर्जेंटीनियन फिल्म 9 क्वींस और अमेरिकन मूवीज मैचस्टिक मैन और द गेम से काफ़ी इंस्पायर्ड है।
शायद इसीलिए इस फिल्म में एक हॉलीवुड टच मौजूद है। नाना पाटेकर और रितेश देशमुख भी मूवी में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। 2006 में आई फरहान अख्तर की मूवी की सीक्वल डॉन 2 में पिछली मूवी से कुछ हटके दिखाया गया कि इस बार उन्होंने माफिया नहीं बल्कि एक हाइस्ट जॉनर एक्सप्लोर किया। इस फिल्म में किंग खान एक बैंक रॉबरी अरेंज करते हैं एक जी टीम के साथ, लेकिन बहुत से बिट्रेयल के बाद ये रॉबरी चेंज हो जाती है एक रेस्क्यू मिशन में। इस मूवी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि ऑडियंस सोच में पड़ जाती है कि आगे आखिर होगा क्या। 1992 की हॉलीवुड क्लासिक रिजर्वॉयर डॉग्स की सीक्वल कांटे बॉलीवुड की सबसे अच्छी हाइस्ट फिल्म में से एक है। इस फिल्म की ऑनसॉम्बल कास्ट है जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और सुनील शेट्टी मेन रोल्स में हैं। यहाँ तक कि इस फिल्म में फेमस सिंगर लक्की अली भी मेन रोल में हैं। ये फिल्म एक्शन से भरपूर है और इसकी एक्टिंग की लोग अभी भी तारीफ करते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 1978 में रिलीज हुई धर्मेंद्र और जीनत अमान स्टारर शालीमार उस टाइम की फिल्म है जब हाइस्ट फिल्म्स ऑलमोस्ट ना के बराबर बनती थी और इसकी रिलीज के टाइम लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप डिक्लेयर्ड कर दी गई थी। ये फिल्म अपने टाइम से बहुत आगे थी और इस फिल्म में सर जॉन लॉक्सली नाम का एक कैरेक्टर पूरी दुनिया से थीव्स को बुलाता है एक बहुत ही कीमती रूबी चुराने के लिए जिसका नाम है शालीमार। अब कौन सक्सेसफुली चोरी कर पाता है ये दिखाया है इस मूवी में। इस मूवी की पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ गई है कि इसे कल्ट स्टेटस मिल गया है। अब जिस मूवी में चोरों ने ताजमहल तक बेच दिया था उस मूवी को तो हम भूल नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की सुपर हिट फिल्म बंटी और बबली की। इन दोनों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया होता है लोगों को, लेकिन इनकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसमें कदम रखते हैं बंटी बबली जितने ही शातिर डीसीपी दशरथ सिंह उर्फ अमिताभ बच्चन। मूवी के साथ साथ मूवी के गाने भी काफ़ी फेमस है। इस मूवी का तेलुगु रीमेक भी बन चुका है जिसमें थरुण और इलियाना डिक्रूज लीड रोल्स में हैं। बात करते हैं नील नितिन मुकेश की डेब्यू फिल्म जॉनी गद्दार नियो नोवार थ्रिलर फिल्म है। ये एक ऐसा जॉनर है जिसमें इससे पहले शायद बहुत ही कम मूवीज़ बनी हैं बॉलीवुड में। जॉनी गद्दार 1963 की फ्रेंच मूवी सिम्फोनी पोर उन मैस्कैर की हिंदी अडेप्टेशन है। इस मूवी को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया था और धीरे धीरे ऑडियंस के दिलों में भी इस मूवी ने जगह बना ली थी। वेल, अगली मूवी का नाम ही बता देता है कि वो मूवी किस बारे में है। ये मूवी है 1967 में आई देव आनंद जयंती माला की मूवी ज्वेल थीफ। अब विनय यानी देव साहिब जिन्हें ज्वेल थीफ समझ लिया जाता है, एक कॉन्स्पिरेसी के बाद वो शालिनी की मदद से पता लगता है कि असली चोर कौन है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एंड में विनय चोरी का असली सच पता लगाता है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है और रियल मास्टरमाइंड को पकड़ता है। आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी मूवीज डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म कैश भी है इस लिस्ट में। इस फिल्म की एक ऑनसॉम्बल कास्ट है अजय देवगन, नील शेट्टी और रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस फिल्म में हाईलाइट है। फिल्म को क्रिटिक से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे और अपनी पहले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म करने के बाद फिल्म की कमाई और बहुत गिर गई थी। 2003 की हॉलीवुड मूवी द इटालियन जॉब की हिंदी रीमेक प्लेयर्स भी हाईस्ट एक्शन जॉनर की मूवी है। अभिषेक बच्चन, नील नितिन मुकेश और बिपाशा बासु स्टारर मूवी को एकदम शाइनी और ग्लॉसी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी और मूवी में एंड तक काफ़ी ट्विस्ट है। लेकिन कभी कभी अच्छी से अच्छी मूवीज़ भी दर्शकों को कमाल नहीं दिखा पाती। इस मूवी के फेलियर ने बॉलीवुड के एक बिलीफ की साल में सबसे पहली रिलीज हुई फिल्म फ्लॉप होती है और ज़्यादा मजबूत कर दिया था। अगली मूवी है मिलन लुथारिया डायरेक्टेड मूवी बादशाह, एक पीरियड हाइस्ट मूवी है जिसमें अजय देवगन, इमरान हाशमी और इलियाना डिक्रूज मेन रोल्स में है। फिल्म का गाना मेरे रश के कमर तो लोगों ने बेहद पसंद किया, साथ ही साथ मूवी को भी उतना ही पसंद किया गया था। बादशाहों का एक्शन, इसकी खूबसूरत लोकेशन और स्टार्स की दमदार एक्टिंग ने इस फिल्म में जान डाल दी थी। अगर आपको लगता है कि हाइस्ट मूवी सिर्फ एक्शन या थ्रिलर ही हो सकती है तो 2013 में आई घन चक्कर ने उन सब बिलीव्स को गलत प्रूव कर दिया था। मूवी में मेन लीड रोल में थे इमरान हाशमी और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस विद्या बालन। इस मूवी में विद्या की लाउड पंजाबी वाइफ की एक्टिंग और उनके स्टाइल की काफ़ी तारीफें हुई थी। फिल्म में थ्रिल और कॉमेडी की टाइमिंग इस फिल्म को खास बनाती है।
2019 में रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म ड्राइव इस लिस्ट में अगली फिल्म है। उनके अलावा इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस, सपना पावी और विक्रमजीत विर्क मेन रोल्स में थे। फिल्म की कहानी किंग नाम के आदमी की मैन हंट पर बेस्ड है, जिसके लिए वो 300 किलो गोल्ड चुराता है। इस फिल्म में सुशांत ने अपनी एक्टिंग से ये प्रूव कर दिया था कि वो हर तरह का रोल बड़ी बखूबी से प्ले कर सकते हैं। कॉमेडी थीफ मूवीज की बात करें तो चोर मचाए शोर का नाम आना तो मस्ट है। बॉबी देओल और बिपाशा बासु की इस फिल्म का प्लॉट 1999 की फिल्म ब्लू स्ट्रीक से काफी मिलता है। डेविड धवन डायरेक्टेड इस फिल्म में एक्शन और कॉमेडी दोनों का भरपूर डोजेज है। अब हीरो सेंट्रिक फिल्म्स तो बहुत हो गई। 2017 की फिल्म सिमरन ने दर्शकों को ये दिखा दिया था कि जब रॉबरी की बात आती है तो फीमेल एक्ट्रेसेस सिर्फ गाना गाने या सिड्यूस करने के अलावा अपना दिमाग भी काफ़ी अच्छे से चला सकती हैं। ये मूवी प्रफुल्ल पटेल नाम की डाइवोर्स पर बेस्ड है, जो गैम्बलिंग की दुनिया में इतना फंस जाती हैं कि उसे लोन लेना पड़ता है, पर लोन ना चुका पाने की वजह से वो निकल जाती हैं एक इंटरेस्टिंग हाइस्ट जर्नी पर। 2008 में हुई रिलीज मूवी ओए लक्की लक्की ओए बॉलीवुड की सबसे अंडररेटेड मूवीज में से एक है। सुपर चोर बंटी के लाइफ से इंस्पायर्ड ये मूवी अभय देओल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है। परेश रावल के मल्टीपल रोल्स ने भी फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। 2008 में ना सही, लेकिन अब इस फिल्म ने यूथ के बीच एक कल्ट स्टेटस गेन कर लिया है। 2017 की ब्लैक कॉमेडी फिल्म बैंक चोर कुछ एमेचर चोरों की कहानी है जो निकल पड़ते हैं बैंक लूटने। अब उनके फनी एडवेंचर्स की कहानी ही दिखाई गई है इस मूवी में। फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और रिया चक्रवर्ती लीड रोल्स में हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज फिल्म्स ने। अब इतनी सारी नई मूवीज़ की बात करने के बाद लेट्स गो बैक टू रेट्रो। 1980 की फिल्म अली बाबा और 40 चोर ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। ये एक इंडियन सोवियत फिल्म है और रशिया में भी ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। जैसा नाम से पता ही लगता है, फिल्म अली बाबा कैसे 40 डकैत से लड़ते हैं उस पर बेस्ड है। इस फिल्म को बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल यूनियन फिल्म फेस्टिवल एंड बेलग्रेड फिल्म फेस्टिवल। एक परफेक्ट हाइस्ट मूवी हर किसी को पसंद आती है, पर जो उसको यूनिक बनाता है वो है उस मूवी का कॉन्सेप्ट, प्लॉट और उसकी इंस्पिरेशन, राइट? हाइस्ट मूवी बनाना यूजुअली एक चैलेंज का काम है, क्योंकि यहाँ बैड गाय या बैड गर्ल हीरो का रोल प्ले करता है और ऑडियंस को कन्विंस करना हाइस्ट के लिए इज नॉट एट ऑल ईजी। शुरुआत करेंगे बॉनी एंड क्लाइड से। इनका ड्यूओ बहुत फेमस था पहले के टाइम में। इनकी हाइस्ट छोटे लेवल की रहती थी पर काफ़ी ब्रूटल भी हो सकती थी ज़रूरत पड़ने पर। इनकी हाइस्ट में यूजुअली गैस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, लोकल बैंक्स, रॉबरी रहती थी और अगर कोई इनके मिशन के बीच आता था तो ये उन्हें मार देते थे। बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो लवर्स थे और सारे मिशंस साथ में ही किया करते थे। कह सकते हैं दे वो पार्टनर इन क्राइम। बॉनी पार्कर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था क्लाइड से मिलने से पहले। क्लाइड एक एक्स कॉन मैन था। बॉनी और क्लाइड ने एक प्रिजन एस्केप भी प्लान की थी टेक्सास में, जिसमें इन दोनों ने 2 गार्ड्स को मारा और 3 महीने बाद 2 पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल्स को और पुलिस चीफ को किडनैप भी किया था। इन दोनों के अगेंस्ट एक ऑफिशियल मैनहंट किया गया था टेक्सास पुलिस के द्वारा, जिसमें इन लोगों को पकड़ा गया। दूसरा है बच कैसिडी एंड सनडांस किड्स। इन दोनों का एक गैंग हुआ करता था जिसमें 7 से ज़्यादा लोग थे और उस गैंग के ड्यूओ लीडर्स ये थे। इनके हाइस्ट मेनली 1896 से 1900 के बीच चली। ये यूजुअली ट्रेन्स को रॉब किया करते थे और इन्होंने बहुत सारे ट्रेन्स को रॉब किया था। जून 2, 1899 में इन्होंने एक पैसिफिक रेल कार के सेफ को रॉब किया था, जिसमें से हजारों डॉलर्स बरामद हुए थे। कैसिडी एंड सनडांस का रियल नेम था रॉबर्ट लीरॉय पार्कर एंड हैरी लॉन्गबॉ। साउथ अमेरिका भाग गए जून 2 एक्सीडेंट के तुरंत बाद, या वो बोलिविया शूट आउट जो 1909 में हुआ था उसमें मारे गए।
या उरुग्वे शूट आउट इन 1911 में ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छे से एस्केप कर गए। तीसरा नाम आता है फ्रैंक एंड जेस जेम्स का। ये दोनों थे तो बहुत बड़े थीव्स, लेकिन इन्हें पैट्रियट माना जाता था। बहुत से पोएम्स में इनका जिक्र भी किया जाता है। इन्होंने 1984 में एक ट्रेन को लूटा था और 22 अनआर्म्ड सोल्जर्स को भी मारा। 1866 में इन्होंने उस टाइम की सबसे पहली बैंक रॉबरी की, जिसमें एक बाय स्टैंडर्ड मारा गया और ये $58,000 लेकर फरार हो गए। ये ट्रेन्स, शॉप्स, पासर बायज, स्टेज कोचर्स को रॉब करते थे जब ये वॉर के बाद फरार हुए। अगला है द लोनली हार्ट किलर्स। ये 40s का फेमस डियो था जिसमें रेमंड फर्नांडिस मास्टरमाइंड थे। जब वो छोटे मोटे चोरी करते थे तब उन्हें अपने सेलमेट से वोडो के बारे में पता चला। उससे लगा वो अपनी हेल्प के लिए यूज़ करेगा टू गेन मास्टरी ओवर वुमेन। ये औरतों को अपनी बातों में फंसाता था, उनका ट्रस्ट जीतता था और उन्हें लूटने के बाद गायब हो जाता था। एक बार एक विक्टिम मार्था बेक इनके पास पहुंची और इनके गैंग में शामिल होना चाहती थी। द कपल continued to scam women, but the jealous and unstable Beck couldn't handle sharing Fernandez and they eventually began killing their targets. After the murder of a young widow and her child, the two were arrested, signed a whopping 73-page confession and died in the electric chair at Sing Sing prison in 1951. अगला होगा विलियम बर्क एंड विलियम हेयर। 18th सेंचुरी में ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई काफ़ी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन कडावर लेने के लिए लोगों को लीगल परमिशन चाहिए होती थी। एक ईयर को एक ही कडावर मिलता था। विलियम बर्क एंड विलियम हेयर दोनों से 1827 में मिले थे जब बर्क हेयर के लॉजिंग में शिफ्ट हुए। बर्क के एक कस्टमर ने उसको उसकी पेमेंट नहीं दी थी और साल के एंड में वो मर गया। बर्क एंड हेयर ने उसके कॉर्प्स को एक मेडिकल कॉलेज में बेच दिया जिसमें उन्हें हाई प्रॉफिट मिला। उसके बाद से उन लोग ने लोगों की जान लेना स्टार्ट कर दिया और 15 से ज़्यादा लोगों को पैसों के लिए मार दिया। आगे बढ़ेंगे लियोपोल्ड और लॉब। रिचर्ड लॉब एक 18 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जो स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग और वेल्दी भी थे। उसका दोस्त और लवर 19 ईयर ओल्ड नेथन लियोपोल्ड एक ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट और पब्लिश्ड ऑर्नियोथोलॉजिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर लियोप के 14 ईयर ओल्ड कज़न को मार डाला बिना किसी दुश्मनी के। इन्हें कानून से डर नहीं लगता था और ये इनकी ज़ील बनती जा रही थी कि मर्डर कैसे किया जाता है। ये उस मर्डर के बाद पकड़े भी गए लेकिन डेथ पेनल्टी से बच गए। अगला है जूलियस एंड इथेल। ये दोनों यूएस के पहले सिविलियन थे जिन्होंने 1953 में एस्पियोनाज की कॉन्स्पिरेसी कमिट की थी। इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन के साथ शेयर की थी जिसके लिए इन्हें डेथ सेंटेंस का वर्डिक्ट मिला था। अगला है द मेनेंडेज ब्रदर्स। लायल एंड एरिक दो भाई थे जो एक रेप्यूटेड एडवोकेट के बेटे थे। इनके फादर इनसे सिर्फ अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट करते थे जिस वजह से उन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स लगा कर रखे थे अपने बेटों पर। लाइल एंड एरिक ने होम बर्गलरीज करना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होते थे इसीलिए वो बाकी लोगों से दूर रहते थे। लाइल और एरिक एक टीवी सीरीज से इंस्पायर हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना अब्यूजिव फादर को मार डालेंगे और अपनी मॉम को उस पेन से फ्री करने के लिए उन्हें भी मार देंगे। इन्होंने अपने पेरेंट्स को 1989 में मार डाला और साल के ख़त्म होने तक इन्होंने चोरी की अपने डैड के पैसों से फेक बिजनेस स्टार्ट किया और $1 मिलियन उड़ाए। 1989 के एंड में एरिक ने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन फेस किया और उसने सब सच बता दिया। अगला है द कोलंबाइन किलर्स। अप्रैल 20, 1999 उन सालों में से एक था जो सेंचुरी के बड़े से बड़े फेमस क्राइम्स के लिए जाने जाता है। ये डियो हैरिस एक एक्सट्रोवर्टेड अपेरेंटली सोशियोपैथिक आर्मी ब्रैट था। कैली बोल्ट एक डिप्रेस्ड लोनर ने अपने स्कूल में घुसकर 13 लोगों को मार डाला। इट वॉज़न्ट द फर्स्ट स्कूल शूटिंग एंड इट वॉज़न्ट द डेडलीस्ट। But Columbian was a shocking, senseless tragedy which left a scar that 10 years later shows no sign of fading from our consciousness. अगला है डीसी स्नाइपर्स। अक्टूबर 2002 के तीसरे वीक में जॉन मोहम्मद 41 और जॉन ली माल्वो 17 ने 13 लोगों को एक स्नाइपर रैम्पेज में रैंडम शॉट्स से मार डाला।
They were eventually found sleeping in their 1990 Chevrolet Caprice, which had a small hole in the trunk through which the two were able to aim without being detected, along Interstate 1295 in on the night of October 24. ये डियो टू-वे रेडियोस यूज़ करता था मर्डर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। अगला है नटवर लाल। ये बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर थे जिनका रियल नेम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। ये एक बाय द वे इंडियन कॉनमैन था जिसने 50 के ऊपर एलियासेस डेवलप किए थे जो एक नए और अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को चीट करने के होते थे। ये मास्टर था फॉर्जरी के। ये जेल से बहुत बार भागे और व्हील चेयर पर होने के बाद भी किसी तरह दिल्ली की जेल से भाग निकले। अगला है वीरप्पन। ये एक इंडियन बंदित थे जो लगभग 30 साल तक पुलिस की नज़रों से बचकर भागते रहे। ये स्मगलर द आइवरी और सैंडलवुड के थे। इसने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को किडनैप किया और पुलिस इंस्पेक्टर्स को भी मारा। He was highly controversial figure in India who died in a special task force in 2004. आगे हमारे पास नाम है कार्ल गगोजिन। ये एक आईवी लीग एजुकेटेड आर्मी ऑफिसर थे जिसने पीएचडी कर रखी थी स्टैटिस्टिक्स में। इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक क्रिमिनल बन जाएंगे। इन्होंने मज़े के लिए छोटी मोटी रॉबरीज और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आइडिया सोचने शुरू किए। ये छोटी बैंक रॉबरीज करते थे और अलग अलग तरीके की हाइस्ट प्लान करते थे। जब ये पकड़े गए थे तो इन्होंने इन्वेस्टिगेटर के साथ पूरा कॉपरेशन भी दिखाया। ये 17 साल के लिए जेल गए। अगला है बिल मैसन। उसकी ज़िंदगी ग्लैमरस हाई पार्टीज़ अटेंड करके गुजरती थी जिसमें ये लोगों को ब्लाइंड करके रॉब करता था। इसने अराउंड $35 मिलियन ज्वेलरी रॉब की है अपने करियर में। दो एट द एंड इससे बुरा लगा और इसने खुद को इंस्पेक्टर्स के हवाले भी किया। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी 2004 में जिसमें इसने खुद एक्ट किया था। अगला है डोरिस पायने। जाने माने ज्वेलर थीफ में से एक है डोरिस पायने। का 6 डेकेड से क्रिमिनल पास्ट रहा है। इनकी सबसे बड़ी चोरी थी $5 लाख 10 कैरेट डायमंड रिंग इन मोंटे कार्लो जो 1970 में हुई थी। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसमें डोरिस ने खुद अपना रोल प्ले किया और ये हाइस्ट दिखाई है। पाइन खुद को एक रिच क्लाइंट पोर्ट्रे करती है स्टाफ के सामने और फिर उन्हें ट्रस्ट में लेकर बड़ी बड़ी चोरियां भी करती थी। ये बहुत बार अरेस्ट हो चुकी है लेकिन इनकी हाइस्ट कभी बंद नहीं हुई। अगला है फ्रैंक एबिगल जूनियर। ये एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट थे जो एंटी फ्रॉड मेजर्स बताया करते थे। एक स्टेबल करियर होने के बाद भी इन्हें क्रिमिनल फील्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ही सक्सेसफुली इम्पर्सोनेटेड एन एयरलाइन पायलट, अ डॉक्टर, a lawyer and a prison officer. Abigail was eventually arrested in France in 1969, serving a short prison sentence. There before being extradited to the US where he was given a 12-year sentence. स्वीडन में पहले इन्होंने 6 महीने जेल में गुजारे। अगला नाम है चार्ल्स अर्ल्स बाउल्स। इसे ब्लैक आर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसे एक जेंटलमैन पंडित माना जाता था। इसने अपनी पोएम्स में अपनी 2 रॉबरीज का जिक्र किया है। He was one of the most notorious stagecoach robbers to operate in and around Northern California and Southern Oregon during the 1870s and 1880s. तो ऐसी ही दिलचस्प और अलग न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ के साथ। मैं निशी तनवर बॉलीग्राड स्टूडियो से आप सभी से विदा लेती हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।